हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि किसी विलयन की नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दरअसल इससे पहले आपने किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई सारी विधियां आपने पढ़ी होंगी। जैसे मोललता आपने पढ़ी होगी, मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, मोललता आपने पढ़ी होगी। वैसे ही विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक और विधि है जिसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी, या फिर हिंदी में जिसको हम कहते हैं नॉर्मलता। तो आज हम समझने वाले हैं कि नॉर्मलता क्या है, किसी विलयन की नॉर्मलता को हम कैसे पता करते हैं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने मोलरता पढ़ी होगी तो मोलरता में हम क्या कहते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अगर आप इस तरीके से किसी विलयन की सांद्रता को अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो इस मेथड को हम बोलते हैं मोलरता। या फिर आप कहते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यदि इस तरीके से आप किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं तो इस मेथड को हम बोलते हैं मोललता। उसी तरीके से नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता को हम समझते हैं। यदि आपके पास किसी विलयन का 1 लीटर आयतन है, विलयन का 1 लीटर आयतन है, उस 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है। 1 लीटर विलयन का आयतन है, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें लेनी है, ग्राम तुल्यांक में। उसमें विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है। अगर आप इस तरीके से किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्त करने की इस मेथड को हम बोलते हैं नॉर्मलता कहते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो क्या कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, जो नॉर्मलता है। जैसे मोलरता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। वैसे ही जो नॉर्मलता है इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नॉर्मलता को किससे हम प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल N से। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अगर विलयन का आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, इसको कैसे पता करेंगे आप। क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो आपको हमेशा विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी होती है, ठीक है। उस ग्राम को आपने ग्राम तुल्यांक में कन्वर्ट करना है। लेकिन आप कैसे करेंगे, ग्राम तुल्यांक में आप विलेय की पदार्थ की मात्रा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम समझते हैं। दरअसल किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक इक्वल टू, किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है उस पदार्थ का भार अपॉन उस पदार्थ का तुल्यांकी भार। मतलब आप विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय पदार्थ का भार तो ठीक है, यदि 4 ग्राम आपको विलेय दिया है तो भार की जगह पे आप 4 ग्राम लिख देंगे, 10 ग्राम दिया है तो 10 ग्राम लिख देंगे। लेकिन ये तुल्यांकी भार क्या है, अणुभार को आप समझते होंगे, लेकिन ये तुल्यांकी भार क्या है। अगर आप तुल्यांकी भार को पता करने जाओगे तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है उस पदार्थ का अणुभार, अणुभार तो आप लोग जानते हैं, अपॉन स्मॉल n। ये जो तुल्यांकी भार है इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है उस पदार्थ का अणुभार अपॉन स्मॉल n। अब स्मॉल n को समझते हैं, चलो अणुभार तो ठीक है हम पता कर लेंगे, लेकिन ये स्मॉल n क्या है इसको समझते हैं। दरअसल जो स्मॉल n यहाँ पर है, ये n का मतलब हो सकता है, ये n का मतलब हम कह सकते हैं संयोजकता भी इसको कह सकते हैं, उस पदार्थ की संयोजकता भी हम कह सकते हैं जो हमारा विलेय पदार्थ है। या फिर n का मतलब ये भी हो सकता है उस पदार्थ की अम्लता भी आप इसको कह सकते हैं। अगर अम्ल है, पता चला जो विलेय पदार्थ आपका वो अम्ल है तो ये स्मॉल n अम्लता हो जाएगा। यदि विलेय पदार्थ आपका क्षार है तो जो स्मॉल n है इसको आप बोल सकते हैं क्षारकता। क्या बोल सकते हैं, क्षारकता। यदि जो विलेय पदार्थ है जिसका तुल्यांकी भार आप पता करने जा रहे हैं, अगर वह लवण है
तो लवण के केस में ये N आपका आवेश भी हो सकता है। देखिए N के कितने सारे रूल हैं। N संयोजकता भी हो सकता है किसी पदार्थ का, और पदार्थ पे डिपेंड करता है। पता चला पदार्थ एक परमाणु है, कोई तत्व है, तो संयोजकता की हम बात करेंगे। पदार्थ अम्ल है तो N बन जाएगा अम्लता। पदार्थ क्षार है तो क्षारकता बन जाएगा। पदार्थ यदि लवण के रूप में है तो आवेश बन जाएगा। चलो इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि कब स्मॉल n संयोजकता के रूप में आप लोगे, कब क्षारकता के रूप में लोगे, कब अम्लता के रूप में लोगे, या फिर कब इसे आवेश के रूप में लोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है और दूसरा तत्व हमारे पास कैल्शियम। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे सोडियम का हमने तुल्यांकी भार पता करना है, और कैल्शियम का हमने तुल्यांकी भार पता करना है, और एल्युमिनियम का हमने तुल्यांकी भार पता करना है। तो सोडियम का तुल्यांकी भार क्या होगा? सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। सोडियम के सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम की संयोजकता 1 है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल n का मान सोडियम के लिए कितना होगा? 1 होगा। तो सोडियम का तुल्यांकी भार आप निकालोगे तो सोडियम का अणुभार अपॉन 1 हो जाएगा। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो इसके लिए स्मॉल n का मान कितना होगा? 2 होगा। तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार आप पता करोगे तो उसका अणुभार अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार पता करने आप जाओगे तो इसका अणुभार अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप यदि आपके सामने परमाणु ना हो, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ना हो, और इनकी जगह पे कोई अम्ल हो, विलेय तो अम्ल भी हो सकता है। मान लीजिए HCl है और H2SO4 है। यदि HCl है, अम्ल है, तो अम्ल HCl, एक HCl विलयन में कितने H प्लस आयन देगा? 1 H प्लस आयन देगा। तो इसके लिए n का मान कितना होगा? 1 होगा। H2SO4 में कितने H हैं? 2 है ना, तो विलयन में कितने H प्लस आयन देगा? 2 H प्लस आयन देगा। तो इसके लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार आप निकालोगे तो H2SO4 का अणुभार अपॉन कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। या अम्ल की जगह पे कोई क्षार भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्षार है जैसे NaOH है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है। NaOH है तो NaOH विलयन में कितने OH माइनस देगा? एक ही तो OH माइनस देगा, इसीलिए n का मान कितना होगा? NaOH के लिए 1 होगा। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्सिल समूह हैं, तो ये विलयन में कितने OH माइनस देगा? 2 देगा। n का मान कितना हो जाएगा? इसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है। यदि 3 दे OH माइनस दे रहा है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 देता है, तो उसके लिए n का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस ध्यान देना लवण के केस में, फॉर एग्जाम्पल अम्ल भी ना हो, क्षार भी ना हो, आपके पास लवण हो, जैसे NaCl है और AlCl3 है। NaCl है तो ये ध्यान देना आवेश कितना है? Na पर 1 प्लस है, Cl पर 1 माइनस, तो आवेश तो वैसे 2 है, 1 प्लस 1 माइनस, लेकिन आपको ये देखना है कि प्लस तो एक ही है, माइनस भी कितना है? 1 है। तो n का मान कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। AlCl3 में Al पर कितने पॉजिटिव आवेश है? 3 पॉजिटिव है, और 3 Cl पर 3 निगेटिव, 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव, तो n का मान कितना होगा? 3 होगा। या कैल्शियम क्लोराइड पर Ca पर कितना होगा? 2 पॉजिटिव, 2 Cl निगेटिव, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, n का मान कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी तुल्यांकी भार पता कर सकते हैं। यदि आप तुल्यांकी भार निकाल लेंगे तो ग्राम तुल्यांक निकाल लेंगे। ग्राम तुल्यांक यदि आपने निकाल लिया तो आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं। किसी भी विलयन की नॉर्मलता को आप पता कर सकते हैं। तो नॉर्मलता के लिए आपको विलेय का भार दिया है, यही काफ़ी है, बाकी अणुभार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके।